तो किडनी के थ्रू, ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो, फ्लूइड जो ओवरलोड है वो कम हो जाए, ठीक है। बेस्ड ऑन लो सोडियम डाइट, और लो सोडियम क्यों देते हैं, ताकि वाटर रिटेंशन जो हो रही है बॉडी में, जो एडिमा हो रहा है वो कम से कम हो, क्योंकि सोडियम इनटेक नहीं होगी तो जो वाटर रिटेंशन है वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं वो बता दिए, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। Is it clear? Yes, sir. Okay, thank you. So let's move on to the next slide. What are the Starlink forces? कौन बताएगा Starlink forces का? पहले हम फिजियोलॉजी करते हैं, उसके बाद हम सिनेरियो पे दोबारा आएंगे। तो Starlink forces क्या होती हैं? Anyone? रेज हैंड करें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ताकि हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा खासा ये लंबा टॉपिक है। चलें, व्हाट आर द स्टार्लिंग फोर्सेस। अब स्टार्लिंग फोर्सेस की अगर कोई पूछता है कि स्टार्लिंग फोर्सेस क्या है, तो स्टार्लिंग फोर्सेस में 3-4 फोर्सेस हैं, लेकिन इनकी अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे। स्टार्लिंग फोर्सेस गवर्न द पैसिव एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द कैपिलरीज, माइक्रोसर्कुलेशन एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। तो इनकी जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है वो ये है कि स्टार्लिंग फोर्सेस गवर्न द पैसिव एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द कैपिलरी, माइक्रोसर्कुलेशन एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अभी तक ये इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट, these forces not only determine the direction of net water movement between these two compartments but also determine the rate at which water exchange occurs, ठीक है। तो ये क्या क्या डिटरमिन करेंगे, एक तो ये बताएंगे कि नेट वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है, कि वो कैपिलरीज से इंटरस्टिशियम में जाएगा या इंटरस्टिशियम से मतलब वेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा वेस्कुलर में जाएगा, या एक्स्ट्रा वेस्कुलर से इंटरवेस्कुलर आएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियम से वेसल्स में आएगा या वेसल से इंटरस्टिशियम में जाएगा, ठीक। एक तो वो ये डिटरमिन करेंगे। दूसरा, रेट एट विच द एक्सचेंज अकर्स, कि किस रेट से वाटर कैपिलरी के अंदर जाएगा या कैपिलरी के अंदर से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये जितना इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, और जितना इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होगा उतनी कम फिल्ट्रेशन होगी अक्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, स्टार्लिंग फोर्सेस एट द कैपिलरी एट आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी, ये अब कौन बताएगा। इसमें आपको आना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एनीवन हु कैन रेज हैंड फॉर स्टार्लिंग फोर्स एट द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी। हैंड रेज करें ताकि हम आगे चलें, अगर किसी को हैश काट गया। जी मुबासिर मुदस्सिर जी बताइए। सर हमारे पास 4 फोर्सेस होती हैं ना, एक तो कैपिलरी कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, दूसरा प्लाज्मा कोलाइडल प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर और इंटरस्टिशियल कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब जो हमारे पास एट द आर्टीरियल एंड होगा ना, वैल्यू होगी 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और जो हमारे पास फ्लूइड प्रेशर होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, वो नेगेटिव वैल्यू में होगा और उसकी वैल्यू -3 में होगी ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसकी वैल्यू हमारे पास 8 होगी। तो ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो मिलके आउटवर्ड फ्लो जो है उसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो इनवर्ड मूवमेंट करवाता है इनसाइड द कैपिलरीज, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव साइड पर डेविएट कर रहा है, तो इसलिए ये आउटवर्ड फ्लो करवाएगा। और इनका जब हम टोटल करेंगे तो जो टोटल आउटवर्ड फोर्स बनेगी वो हमारे पास 41 बनेगी। अब हम जो हमारे पास इनवर्ट फोर्स है वो अब एक की वजह से ही बन रही है, वो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है और जिसकी वैल्यू 28 है। तो जब हम इनके समेशन करेंगे आउटवर्ड और इनवर्ट का नेट एक्सचेंज निकालेंगे तो हमारे पास जो नेट आउटवर्ड फोर्स बनेगी वो हमारे पास 13 बनेगी, 13 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, लेट्स सी एट द आर्टेरियल एंड। आर्टेरियल एंड, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये
इस स्लाइड में जो उन्होंने सारा बताया है कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस जो मूव आउट करा रही हैं और एक फोर्स है जो मूव इन करा रही है, ठीक है। तो नेट आउटपुट फोर्सेस दीज आर 41 एंड नेट इनवर्ट फोर्सेस आर 28, ठीक है, क्योंकि एक ही फोर्स है जो इनवर्ट मूव करा रही है, दैट इज द प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन दोनों का जब नेट लेंगे तो 13 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द pressure that is trying to move the fluid out of the vessel at the arterial end, ठीक है। तो ये तो होगा आर्टेरियल एंड पे। अब चले जाते हैं हम स्टार्लिंग फोर्सेस एट द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी। जी ये कौन बताएगा, एनीवन एल्स? और बासिल के अलावा कोई और बताएंगे? रिदा ताहिब जी। सर रिदा बताएं। वेनस वैसे स्टार्लिंग फोर्सेस जो है ओवरऑल इनवर्ट फ्लो करता है। वो इस तरह करता है कि जो फोर्सेस जो कि फ्लूइड को बाहर आउटवर्ड फ्लो कर रही होती हैं उसमें जो कैपिलरी प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर एचजी होता है। और वैसे अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर तो वो -3 होता है, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर लेते हैं क्योंकि वो आउटवर्ड फ्लो करवा रहा है, तो हम इसे +3 मिलीमीटर एचजी लेंगे। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सेम होता है सबका, और नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर भी सेम होता है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 8 मिलीमीटर एचजी होता है। तो जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं 10 + 3 + 8 तो हमारे पास 21 आता है। और जो इनवर्ड है वो सबका जो कि इनवर्ड फोर्स करवा रही है जो कि प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सब में सेम होता है, आर्ट्रियल में भी, वेनस में भी, और जब हम इनका मीन स्टार्लिंग फोर्सेस लेते हैं उसमें भी 28 मिलीमीटर एचजी होता है। तो जब हम समेशन करेंगे 20 समेशन करेंगे मतलब कि हम इनवर्ड जितनी भी जा रही हैं हमने नेट लेना है, इनवर्ड जा रही है 28 और आउटवर्ड जो बाहर निकल रही हैं वो 21 है। तो इसका नेट आ जाएगा 28 - 21, दैट विल बी 7 मिलीमीटर एचजी जो कि अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी के ऊपर जो प्रेशर हो गए उनको उन्होंने बता दिया कि वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी के ऊपर जो होगा वो इस तरह से होगी कि जो इनवर्ट मूव कर रही है फोर्स दैट इज़ 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और आउटवर्ड जो तीनों मूव कर रही हैं कैपिलरी का प्रेशर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इन तीनों का ऐड करेंगे दैट बिकम्स 21। सो वी हैव अ नेट ऑफ 28 - 21 दैट इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो आपके कैपिलरी एंड पर जो वेनस एंड है ऑफ द कैपिलरी वहाँ पर नेट इनवर्ड मूवमेंट 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम? जी एनीवन कैन रेज हैंड। मुबासल मुदस्सर के अलावा कोई और बताएं। स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम। जी मोहम्मद अली बकरम जी बताइए भी। Starling के equilibrium में होता है the amount of fluid filtering outward from the arterial end of capillary is almost exactly equal to fluid return to the circulation by absorption। ठीक है, तो इसमें जो प्रेशर्स हैं उनकी उनकी एक डिटेल होती है वो भी बताएं। मीन प्रेशर होते हैं दोनों तरफ इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है। सर एक तरफ आर्टीरियल एंड पे 11 मिलीमीटर मर्क्यूरी और जो है वेनस एंड पे -9 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दिस। मुबासिल मुदस्सर जी बताएं। सर जो स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम होता है वो अर्न स्टार्लिंग ने रिवाइज किया था। इसमें यही होता है कि जो आउटवर्ड फ्लो करे फ्लूइड और उतना ही इनवर्ड चला जाएगा जो भी कंटेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक स्लाइट वॉल्यूम जो होता है वो रह जाता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से वापस जाता है। वो क्यों डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है? वो इस वजह से क्योंकि हम ना जब टोटल वैल्यूज का मीन निकालते हैं ना तो हमारे पास जो मीन फ्लो निकलता है ना तो वो आउटवर्ड फ्लो आ रहा है हमारे पास, यानी कि मेन फ्लो जो है वो आउटवर्ड है। तो वो इस तरह से जब हम कैपिलरी प्रेशर एक तो आर्टीरियल एंड पे और एक वीनस एंड पे, कैपिलरी एंड पे हमारे पास 30 था
और वीनस एंड पे 10। तो जब हम उसका मीन निकालते हैं तो वो अप्रॉक्स 17.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी निकलता है। तो जब और हमारे पास बाकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर था वो -3, और हमारे पास जो इंटरकोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो हमारे पास 8 था। तो इनको जब हम लोग सम करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर था इनसाइड द कैपिलरी वो भी 28 था। तो इनका जब नेट सम निकालते हैं तो हमारे पास टोटल जो निकलता है, नेट जो निकलता है वो हमारे पास आउटवर्ड फ्लो निकलता है, जो कि 0.3 का, जो कि हमेशा लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए से वापस जाता है। वेरी गुड, थैंक यू। तो लिम्फेटिक जो स्टार्लिंग इक्विलिब्रियम है, इसके जो प्रेशर्स हैं ये हम देखते हैं कि कैसे हैं। इसमें मीन फोर्सेस टेंडिंग टू मूव फ्लूइड आउटवर्ड और मीन फोर्सेस टेंडिंग टू द फ्लूइड टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है। इनसाइड वाली एक ही फोर्स है, वो आपको पता है, वो हर जगह सेम होती है, दैट इज द प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जो मीन आउटवर्ड फोर्स है, इसको अगर हम देखते हैं, कैपिलरी प्रेशर 17.3 है मीन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर 3 है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 8 है। इन तीनों को जमा करते हैं तो दैट बिकम्स 28.3। तो इन दोनों में जो नेट डिफरेंस है दैट इज 0.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आउटवर्ड्स, ठीक है। इनवर्ड 28 है और आउटवर्ड 28.3 है, ठीक है। तो इसमें जो ये नेट आउटवर्ड फोर्स है, इसका क्या है कि 90% जो फ्लूइड है दैट विल गो बैक टू द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी, और जो 10% है दैट विल फ्लो थ्रू द लिम्फेटिक्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं। अब हम दोबारा अपने CBL तरफ आए थे। तो जब भी कभी एडिमा का CBL आएगा, इस तरह का सिनेरियो आपको दिया जाएगा। तो अब हम एडिमा को फर्दर डिस्कस करते हैं। एक तो जब एडिमा पढ़ना है, हमें इसका जनरल पता होना चाहिए, मैकेनिज्म नॉर्मल फ्लूइड सर्कुलेशन का पता होना चाहिए, एडिमा कैसे होता है, इसकी काज कौन कौन सी, इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, उसकी मेजर टाइप्स कौन कौन सी, ठीक है। तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वी विल जस्ट डिस्कस दिस वेरी शॉर्टली। तो एक तो टोटल बॉडी वाटर जो होता है दैट इज 60% ऑफ द बॉडी वेट। हाँ, जो भी किसी एडल्ट बॉडी वेट है इसका 60% इज टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। अब टोटल बॉडी वाटर के आगे दो कंपार्टमेंट्स हैं, वन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड अदर इज द इंट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर इज 2/3 इंट्रा सेलुलर है और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर है, ठीक है। अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर के आगे फिर 3 पार्ट्स हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और ट्रांसवेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कौन सा है जो कि इंटरस्टिशियल में पाया जा रहा है, और इंट्रावेस्कुलर कौन सा जो कि वेसल्स के अंदर है, और ट्रांसवेस्कुलर कौन सा जो लिम्फेटिक्स वाला है जो कि थ्रू द लिम्फेटिक्स मूव करता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के आगे 3 टाइप्स हैं, इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्कुलर एंड ट्रांसवेस्कुलर। तो ये इसकी टोटल बॉडी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फ्लूइड सर्कुलेशन कैसे होती है, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड बिटवीन वेस्कुलेचर इज कंट्रोल्ड बाय द अपोजिंग इफेक्ट्स ऑफ वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। Vascular hydrostatic pressure tend to move the fluid out of the vessel, or plasma collateral osmotic pressure will tend to move the fluid inside the vessel, ठीक है। तो इन दोनों का जब भी डिसबैलेंस होगा तो वो एडिमा काज करेगा। स्मॉल रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज ड्रेन्ड बाय लिम्फेटिक्स, ठीक है। आमतौर पर इनमें बैलेंस होता है, सिर्फ थोड़ा सा नेट आउटवर्ड फोर्स हमने देखिए 0.3 मिलीमीटर मर्करी की है, अब वो जाती है हमारी थ्रू लिम्फेटिक्स। ये इसमें दिखाया गया है कि 90% ऑफ द फ्लूइड दैट इज फिल्टर्ड फ्रॉम द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी इज गोज बैक टू द वेनल एंड ऑफ द कैपिलरीज थ्रू नेट फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये जो स्टार्लिंग फोर्सेस यहाँ थी और यहाँ थी, इनका हमने किया था। जो 10% बच जाता है दैट मूव्स थ्रू द लिम्फेटिक्स। अब एडिमा क्या है, एडिमा की डेफिनेशन है, एडिमा इज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम लोकेटेड बीनीथ द स्किन एंड इन द कैविटीज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड जो होगी इंटरस्टिशियम में दैट इज कॉल्ड एडिमा। एडिमा इज अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू इन्फ्लेमेशन और इंजरी, ठीक है। जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होगी, कोई इंजरी होगी, तो उस जगह नॉर्मली स्वेलिंग होती है, so this is also edema.
For example, a twisted ankle, a bee sting or a skin infection will all result in edema in the involved area. जहाँ पे कोई bee sting होगी या skin का infection होगा तो वहाँ पे edema हो जाएगा. In some cases such as in infection, this may be beneficial. अब इन्फेक्शन में बॉडी खुद से एडिमा क्रिएट करती है. इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो सेल्स हैं WBCs जो इन्फेक्शन को हैंडल करते हैं वो सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रावेस्कुलर में जा सकते हैं जब कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है. ठीक है, तो इंजरी के बाद या इन्फ्लेमेशन के बाद जो एडिमा होता है दैट इज़ समटाइम्स बेनिफिशियल फॉर टू काउंटरैक्ट द इन्फेक्शन. अब देखें ये नॉर्मल फुट है और ये एडिमेटस फुट है. इस तरीके से नॉर्मल फुट और एडिमेटस फुट में डिफरेंस होता है. अब काज क्या क्या हैं? 5 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा. 4 तरह के फैक्टर होंगे जो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा नॉर्मल से. एक रिड्यूस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कि प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम है. 2 इंक्रीज ब्लड वेसल वॉल परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. 3 ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लूइड क्लियरेंस इन द लिम्फेटिक्स में फ्लूइड क्लियरेंस का मसला हो गया. और चेंजेस इन द वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ के वाटर रिटेन बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लग गया. ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या होगा, ये मेन फिजियोलॉजिकल काजेज हैं ऑफ एडिमा. ठीक है, एडिमा के फिजियोलॉजिकल काजेज क्या क्या हैं? ये 4-5 काजेज हैं जो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द काजेज ऑफ एडिमा. ठीक है, तो बाज़ वक़्त हम एडिमा को क्लासीफाई करते हैं इटियोलॉजिकल बेसिस पे. ठीक है, बाज़ वक़्त क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाउ विल यू क्लासीफाई एडिमा ऑन इटियोलॉजिकल बेसिस के. उसके इटियोलॉजी कहते हैं काज को, ETIOLOGY. ठीक है, तो इटियोलॉजिकल बेसिस पे हम एडिमा को 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ द कार्डिक एडिमा. ठीक है, जब भी कोई कार्डिक काज होगा, हार्ट के पंपिंग का कोई मसला है, हार्ट प्रॉपर से पंप नहीं कर रहा तो वेनस एंड पे प्रेशर बढ़ जाएगा. और वेनस एंड पे जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो नेट इनवर्ड फोर्स थी वो मज़ीद कम हो जाएगी और इसकी वजह से जनरलाइज एडिमा हो जाएगा. ठीक है, एक तो होता है कार्डिक एडिमा. ठीक है, दूसरा जो सेकंड है दैट इज़ द हेपेटिक एडिमा. लीवर की वजह से एडिमा हो. लीवर की वजह से एडिमा क्यों होगा कि जब भी लीवर प्लाज्मा प्रोटीन्स कम बनाएगा एंड देयर इज अ डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन प्रोडक्शन बाय लीवर. ठीक है, तो जो सेकंड काज में शो किया गया रिड्यूस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा. तो जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर हम देखते हैं 28 मिलीमीटर मर्करी थ्रू आउट ऑल वेनल एंड वेनस एंड पे भी, आर्टेरियल एंड पे भी, कैपिलरी में भी, और हर जगह वो 28 मिलीमीटर मर्करी है. तो जब भी कभी देयर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर ड्यू टू हेपेटाइटिस और एनी इन्फेक्शन इन द लीवर और एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द लीवर, तो लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकता. जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो इट विल नॉट सेंसाइज द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स. तो प्लाज्मा प्रोटीन्स की जब डेफिशिएंसी होगी तो प्लाज्मा क्लाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑनकोटिक प्रेशर जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड. उसकी वजह से द फ्लूइड इनसाइड द वेसल है सारा का सारा थ्रू आउट द इंटर सर्कुलेशन वो मूव कर जाएगा आउटसाइड द वेस्कुलेचर. ठीक है, दैट्स कॉल्ड हेपेटिक एडिमा. ठीक है, और थर्ड मेन काज है रीनल. ठीक है, रीनल एडिमा. रीनल एडिमा में क्या होगा कि ये जो लास्ट लिखा होगा वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज और टिश्यूज में, कि जो किडनी है वो बैलेंस करता रहता है वाटर की नीड को और वाटर की रिक्वायरमेंट को और वाटर की एक्सक्रीशन को, कितनी इनटेक है कितनी आउटपुट है वो उसको बैलेंस करता रहता है. जब भी कभी रीनल फेलियर होगा तो किडनी विल बी अनएबल टू एक्सक्रीट द एक्सेसिव वाटर. तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा थ्रू आउट द एंटायर सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा पानी और वाटर और साल्ट रिटेंशन की वजह से, तो फिर क्या होगा कि सारा का सारा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी चला जाएगा. वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तमाम वेसल्स में तो जनरलाइज एडिमा होगा इस किडनी के डिसफंक्शन की वजह से. ठीक है, तो कार्डिक काज हो गई, हेपेटिक काज हो गई और थर्ड इज द रीनल काज की किडनी की काज. ठीक है, फोर्थ होती है ऑब्स्ट्रक्शन द लिम्फेटिक्स. ठीक है, जब भी कभी लिम्फेटिक में ऑब्स्ट्रक्शन होगी किसी वजह से, कोई सर्जरी की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो दैट इज़ द लिम्फेटिक काज. ठीक है, इसको हम फिर आगे डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक काज को भी. तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3-4 मेन काजेज हैं
और अगर क्लासिफिकेशन आ जाती है, पूछ लेता है कोई एग्जामिनर कि काज के बेस पे आप बताएं एडिमा कौन कौन सा है, कार्डिक एडिमा हो सकता है, रीनल एडिमा हो सकता है, हेपेटिक एडिमा हो सकता है और लिम्फेटिक एडिमा हो सकता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक एडिमा को लिम्फ एडिमा भी कहते हैं। तो ये 4 तरह की इसकी इटियोलॉजी है एडिमा की। ठीक है, अच्छा तो मिक्स्ड एडिमा इसकी etiology में नहीं काउंट होगा? नहीं नहीं, मिक्स एडिमा एक अलग चीज़ है। ठीक है, मिक्स एडिमा वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म को हम मिक्स एडिमा कहते हैं। ठीक है, उसमें एडिमा तो होता है, लेकिन वो मिक्स एडिमा को आप इस तरीके से इसके अंदर क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। ये फैक्टर हमने देख लिए। और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट द वेनुल एंड ऑफ द कैपिलरी टू लेवल मोर देन द प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, तो नो ऑब्जॉर्प्शन एट द वेनस एंड के ऊपर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब कब बढ़ जाएगा, या तो किडनी काम नहीं कर रहा, टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा हो गया है, टोटल बॉडी सोडियम ज़्यादा हो गया है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, या हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो हार्ट पंप नहीं करेगा तो भी यही होगा कि वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। तो ये नेट दिखाया गया कि अगर कभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो नेट फ्लो आउट ऑफ द टिश्यू, आउट ऑफ द वेस्कुलर कंपार्टमेंट हो जाएगा। सेकंड हमने बताया था रिड्यूस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, रिड्यूस एल्ब्यूमिन सिंथेसिस इन द लिवर, या तो लिवर सिंथेसाइज नहीं कर रहा, या प्रोटीन इनटेक बिल्कुल जीरो है, प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन है, PCM इसको हम कहते हैं अपने टर्म में। तो प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन है, इस तरह की अंडर न्यूट्रिशन है कि बंदा प्रोटीन बिल्कुल नहीं ले रहा। ठीक है, तो प्रोटीन अवेलेबल नहीं है फॉर द लिवर टू सिंथेसाइज, अमाइनो एसिड प्रिकर्सर अवेलेबल नहीं है लिवर के लिए कि वो सिंथेसाइज कर सके, या लिवर का कोई अपना प्रॉब्लम इस तरह का है कि कोई हेपेटाइटिस है या कोई लिवर में ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह की है कि जिसकी वजह से उसकी सिंथेसिस इंपेयर हो गई है। तो जब सिंथेसिस इंपेयर होगी तो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो बेसिक फोर्स है जो कि फ्लूइड को इनसाइड द वेसल रख रही है। तो जब यही कम हो जाएगी तो नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यूज हो जाएगा पूरी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एडिमा। ठीक है, नेक्स्ट काज है इसकी इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब भी कभी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है तो कैपिलरी एंडोथेलियल इंजरी बाय द टॉक्सिन्स, तो जो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया वायरस, तो वहाँ पे इंजरी हो जाएगी कैपिलरी की, और कैपिलरी की इंजरी होने की वजह से क्या होगा कि एंडोथेलियल गैप जो है वो बढ़ जाएगा, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी कैपिलरी की, एंडोथेलियल गैप बढ़ जाएगा, कैपिलरी परमेबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाएगी। अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन वहाँ कैपिलरी से बाहर निकल जाएंगे, जब वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगी तो उस जगह पे प्लाज्मा जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो लोकलाइज एडिमा उस जगह का हो जाएगा। ठीक है, एक तो परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से और दूसरा प्रोटीन लॉस की वजह से एडिमा होगा इन द इन्फ्लेमेशन। फोर्थ है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी कभी लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से लोकलाइज एडिमा होगा उस एरिया का जिस एरिया में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। फॉर एग्जांपल रेडिकल मैस्टेक्टोमी CA ब्रेस्ट के लिए हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक्स आप काट देते हैं, जब रिमूव कर देते हैं तो मेन लिम्फेटिक्स डक्ट के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से अपर लिम्ब का एडिमा हो सकता है उस साइड का। दूसरा मेन काज इसका है कि फ्लेरियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, विचूरिया बैंक्रॉफ्टी, वो रिजाइड करता है इनसाइड द लिम्फेटिक्स। ठीक है, लिम्फेटिक्स में रिजाइड करता है, और जब उसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑक्लूड कर देगा लिम्फेटिक्स को, और लिम्फेटिक्स को ऑक्लूड करेगा। ऑक्लूड करने की वजह से क्या होगा कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उसकी वजह से वो लोकलाइज्ड एडिमा उस एरिया का हो जाएगा। कोई मेलिग्नेंसी है, मेलिग्नेंसी में क्या होगा, जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं वो थ्रू द वेसल्स मूव करते हैं, और बाज़ औक़ात वो मेटास्टेसिस करते वक्त जब वो मूव करते हैं तो थ्रू लिम्फेटिक्स मूव करेंगे, तो लिम्फेटिक के थ्रू मूव करेंगे और बाज़ औक़ात लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देंगे, उसकी वजह से लिम्फेटिक ऑक्लूजन होगी, तो उसकी वजह से भी लिम्फेडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्फेडिमा सर्जरी की वजह से हो सकता है, मेलिग्नेंट सेल्स की वजह से हो सकता है, या पैरासिटिक इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड द फ्लेरियासिस, जो कि एक ऑर्गेनिज्म विचूरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है, दैट रिजाइड्स इनसाइड द लिम्फेटिक्स, तो दैट इज द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, जब भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो जो 10% फ्लूइड हमारा जाना था थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स वो नहीं जा पाएगा, और उसके ना जाने की वजह से एडिमा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम और वाटर रिटेंशन। सोडियम और वाटर रिटेंशन क्या कब होगी,
जब भी कभी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सोडियम और वाटर को नहीं निकालेगा, जब वो सोडियम और वाटर को नहीं निकालेगा तो उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। या एडीएच का, रेनिन का, एंजियोटेंसिन का, ये सारे आप आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी में कि एक रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, ठीक है। उस सिस्टम में अगर कोई एंडोक्राइन की अबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से सोडियम और वाटर रिटेंशन होगी, जिसकी वजह से एडिमा होगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी काज देख ली। अब इसकी फिर एक काज क्लासिफिकेशन है जनरलाइज्ड एडिमा और लोकलाइज्ड एडिमा, ठीक है। तो जनरलाइज्ड एडिमा कौन सा होता है, तो पूरी बॉडी में एडिमा होगा। इट इज अ कंडीशन व्हेन यू नोटिस स्वेलिंग, पफिनेस एंड वाटर रिटेंशन इन वेरियस बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग योर एब्डोमेन, आर्म्स, लेग्स, फेस एंड फीट, ठीक है। एब्डोमेन, आर्म, लेग, फेस, फीट सब में एडिमा है, दैट इज अ जनरलाइज्ड एडिमा। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, टाइटनिंग ऑफ स्किन होगी, ब्लोटिंग होगी, स्किन दैट होल्ड एन इम्प्रिंट और लुक्स पिटेड, ठीक है। तो जब भी आप उसमें स्किन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पिटिंग हो जाएगी। जनरलाइज्ड एडिमा कौन कौन से काजेज हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है कि हार्ट पंप नहीं कर रहा, वेनस एंड पे प्रेशर ज़्यादा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि प्रोटीन लॉस हो रहा होता है थ्रू द यूरिन। अच्छा, तो ऑनकोटिक प्रेशर सारा का सारा सिस्टम का काम हो जाता है। तीसरा है सिरोसिस ऑफ लिवर, लिवर सिरोसिस में प्रोटीन की सिंथेसिस इंपेयर हो गई है, जैसे आपको पहले बताया। और सिस्टमिक इन्फेक्शन, जब भी कभी सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से ये जनरलाइज्ड एडिमा होगा। हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये इसमें डायग्राम में दिखाया गया कि क्या क्या जनरलाइज्ड एडिमा की काजेज हैं। अब आगे लोकलाइज्ड एडिमा कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ एडिमा कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि एक अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, किसी एक पार्ट को लोकलाइज हुआ है, बाकी बॉडी में नहीं है, दैट इज कॉल्ड लोकलाइज्ड एडिमा। इसका क्या क्या काज है, ट्रामा है, ट्रामा की वजह से अगर एक पार्ट को ट्रामा हुआ है, किसी चोट लगी है, तो जैसे हाथ को चोट लगी है तो पूरा हाथ स्वेल हो जाएगा, ठीक है। तो लोकलाइज्ड एडिमा का ये काज हो गया। इन्फेक्शन है, जैसे बी स्टिंग होती है हाथ के ऊपर या फेस के ऊपर बी स्टिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि बी स्टिंग की वजह से पूरा पूरा फेस स्वेल कर देता है, तो ये लोकलाइज्ड एडिमा है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, फिलेरियासिस, वो जो बिचूरिया बैंक्रॉफ्टी है वो किसी एक लिम्फेटिक वेसल को उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, अपर लिम्ब को, लोअर लिम्ब को, ठीक है। तो उस जगह की लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लोकलाइज्ड एडिमा होगा। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है, डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, वेन में क्लॉट्स बन गए हैं तो वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, और वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो लोकलाइज्ड एडिमा उस एरिया का हो जाएगा, ठीक है। तो लोकलाइज्ड एडिमा की ये काजेज हैं, ठीक है। ये लोकलाइज्ड एडिमा आपने वैसे आमतौर पर देखा होगा, जब कभी मक्खी काट लेती है या कोई मसला होता है तो ये लोकलाइज्ड एडिमा किस तरह की पिक्चर आती है, ठीक है। एडिमा कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज पिटिंग एंड नॉन पिटिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा के तौर पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। पिटिंग एडिमा क्या होगा कि जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ गड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। जब आप 5 सेकंड के लिए उसको प्रेस करके रखेंगे और उसको छोड़ देंगे तो वहाँ गड़ा पड़ जाएगा, तो उसको कहते हैं पिटिंग एडिमा। दूसरा कि आपको जनरलाइज्ड एडिमा मिल रहा है सारा का सारा, लेकिन आप प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पिट नहीं बनती, दैट इज नॉन पिटिंग एडिमा, ठीक है। तो नॉन पिटिंग एडिमा कौन कौन सी कंडीशन में होगा, लिम्फेडिमा, लिपिडीमिया या मिक्स्ड एडिमा। मिक्स्ड एडिमा में ये नॉन पिटिंग एडिमा होगा, ठीक है। और पिटिंग एडिमा कहाँ कहाँ होगा, जहाँ जहाँ प्रोटीन आउटसाइड द वस्कुलर चली गई है, हार्ट फेलियर में, वेरिकोज वेन में, थर्मोफिल्बाइटिस में, इंसेक्ट बाइट्स में, डर्माटाइटिस में, इन सब में कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आपका एडिमा हो जाएगा पिटिंग वाला, ठीक है। तो एक पिटिंग एडिमा है, नॉन पिटिंग एडिमा, ये भी आप थर्ड ईयर में जाएंगे क्लिनिकली पेशेंट देखेंगे तो उनमें आपको फर्क करना आ जाएगा कि पिटिंग एडिमा कौन सा होता है और नॉन पिटिंग एडिमा कौन सा होता है। तो ये प्रेशर अप्लाई किया है फुट के ऊपर और थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए अप्लाई किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा कि हाँ गड़ा पड़ जाएगा, दैट इज़ द पिटिंग एडिमा, ठीक है। उसके बाद आगे पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, पेरिफेरल एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा है, सेरेब्रल एडिमा है।